सीटेट की तीसरी क्लास। पहले के वीडियो में हमने आपको एक वीडियो वर्ण प्रक्रिया का दिया है, एक वीडियो संधि का दिया है। संधि में से आपने स्वर संधि के 4 प्रकार पढ़े हैं उसमें, जो कि एक बार आपको हम रिवीजन करते हुए निकलते हैं, फिर आपको उसके आगे की प्रक्रिया बताएंगे। जो संधि के 3 प्रकार थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो उसमें से स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा था, और स्वर संधि के 4-5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 4 हमने पढ़ लिया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ये 4 पढ़ लिया गया था, और 4 आपको उदाहरण भी, इन सभी के उदाहरण भी बता दिए थे। कब कहाँ कौन सी संधि होती है, जैसे जब समान स्वर होगा, यहाँ समान स्वर की बात करता है। जब समान स्वर होगा तो दीर्घ संधि होगी। जब अ या आ के बाद ई उ री आ जाएंगे तो वहां गुण संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ एक शब्द है, मोहांध शब्द है, मोहांध। ठीक है, तो शब्द आप बनाएंगे मुंह धन अंध। ठीक है, मुंह धन अंध जब बना लेंगे तो मुंह के ह का अ और अंध का भी अ, अब ये समान हो गया। यही समान चीजें आपको हम दीर्घ संधि में बताए थे। गुण स्वर संधि में जो बताया गया था, एक शब्द आपको बता दे रहे हैं, शब्द आपको दिए थे हम, इतरेतर दिए थे। इतर धन, इतर की बात की गई थी, तो र में अ और इतर का ई, तो अ के बाद ई आया था, वहां गुण संधि का प्रोसेस होता है। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ये या ए की बात करता है, नहीं तो ओ या औ की बात करता है। ये देख लीजिए जाए, ये चीजें आपको बता चुके हैं। जैसे जलौषधि की बात करें, जलौषधि, ठीक है, संधि विच्छेद कर लीजिए, जल धन औषधि कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देख लीजिए ये चीजें, ल का अ और औषधि का औ, ये भी आपको चीजें बता चुके थे, ये वृद्धि संधि के परिणाम में है। यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि के प्रकरण में आएगा, जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम इत्यादि बताए थे पहले। ठीक है, अत्यल्प आप जब बनाएंगे तो संधि विच्छेद करेंगे, होगा अति धन अल्प होगा। ठीक, तो ती का ई और अल्प का अ, यानी जैसे गुण संधि में कहा था अ या आ के बाद ई उ री आएगा तो गुण होगा, उसी तरह से यण में कहता है ई उ री के बाद अ या आ जाए या कोई असमान स्वर आ जाएगा तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये जो चीजें थी, ये चीजें हम आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो के, आज के वीडियो में हम इसके आगे की प्रक्रिया में आपसे पढ़ेंगे, और ये चीजें आपको बताते चलें कि इनको मिटाना ही है, और इस पर हम आपसे बात करेंगे कि
आज की जो संधि का प्रकरण है वो है अयादि संधि। स्वर संधि से आगे जब बढ़ेंगे हम वृद्धि संधि के बाद यण संधि, यण संधि के बाद हम अयादि संधि। तो आपको देखिए कौन कौन से स्वर प्राप्त हो चुके हैं। अ से अ मिलाकर के आ, ई से ई मिलाकर के बड़ी ई, ऊ से ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ। ठीक है, उसी तरह से अ से ई मिलाकर के ए और अ से ए मिलाकर के ए, ये चीजें आपको प्राप्त हो चुकी हैं। ये तीन जो वृद्धि संधि तक का प्रकरण है। उसके बाद ठीक अब इसके स्वर संधि में से दीर्घ को अब यहाँ विभाग में अगर किनारे करें तो इसमें अब आपको जो यह गुण संधि बना था उसके फार्मूले को जब उल्टा फार्मूला कर देंगे तो यण संधि बन जाएगी, और वृद्धि संधि के फार्मूले को जब उल्टा कर देंगे तो अयादि संधि बन जाएगी। ठीक है, उसके फार्मूले को पहले एक नियम इसका क्या कहता है वो चीज देख लेते हैं, फिर आपको वो चीजें बताएंगे। कि कहता है ए ऐ ओ औ। ठीक है, इवार्ती टाइप में पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझाने की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, इवार्ती टाइप में आइए पहले कि इवार्ती में आपको कैसे समझना है इसको, वो चीजें आप ध्यान दे लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, कि अयादि संधि कहता क्या है, नियम के अंतर्गत जान लीजिएगा। कहता है कि जब ए ऐ ओ और औ के बाद समान स्वर आए तो ए को ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश होते हैं। ठीक है, ये आपके इवार्ती का हो गया। अब समझने वाले में आप बस जान लीजिए इतना, कहा कि ए है, ऐ है, ओ है और औ है, ये चार वर्ण है। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कहा कि इनके बाद कोई अ या आ या कोई असमान स्वर आ जाएगा तो इस ए के स्थान पर, इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा। ठीक है, ए के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया। अब कहा अय के बाद जब अ या आ जाएगा तब क्या होगा, या कोई असमान स्वर आएगा तो ओ के बाद यदि अ या आ करके कोई असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, औ के बाद अ या आ आएगा या कोई असमान स्वर आएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग देख लीजिए कि ए के बाद जब अ या आ आया है या कोई असमान स्वर आएगा तो ए के स्थान पे अ या आदेश हो जाएगा। उसी तरह से ऐ के बाद जब अ या कोई आ करके या कोई असमान स्वर आएगा तो ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हुआ, आय आदेश। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ओ के बाद जब अ या आ आएगा, ओ के बाद जब अ या आ आएगा तो ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, अव आदेश। और औ के बाद जब अ या आ आएगा तो उसके स्थान पर आव आदेश होगा।
आव, क्या आदेश होगा? आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं यहां पे। और आपको एक चीज टेक्निक एक और आपको बताते हैं कि अयादी संधि में किस तरीके पर संधि विच्छेद करना चाहिए और क्या आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको 4 उदाहरण देते हैं, उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। एक शब्द है नयन, एक शब्द है नायक, एक शब्द है पवन और एक शब्द है पावक। एकदम अलग तरीके में आपको यहां बताएंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, एक यह यहां भी है और एक यह यहां भी है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। कहा एक यह आपको यहां मिला और एक यह यहां मिला, एक वह यहां मिला और एक वह यहां मिला। यानी कि हमें मामला किस पर देखना है? केवल यह और वह पर देखना है, अन्य कोई नहीं, अन्य किसी वर्ण की चर्चा ही नहीं करनी है। और संधि विच्छेद में किसको देखना है? ए को देखना है, ए को देखना है, ओ को देखना है, औ को देखना है। 4 वर्णों को मात्र देखना है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना। अब उसमें से हमको करना क्या है, कैसे इसको निकालेंगे? हमको नहीं आ रहा है कि हाँ इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, क्या होगा। ठीक है ना। पहले था हम नायक पढ़े थे, वो उसमें नायक पढ़े, नायक में ना, य, क 3 वर्ण मिले हैं। कौन कौन सा वर्ण अलग होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके संदेह को दूर करने के लिए एक टेक्निक आपको बताते चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्निक भी आपको तभी काम करती है जब आप नियम को पढ़े होते हैं। नियम पढ़े रहेंगे तो आपको टेक्निक काम करेगी। ठीक है ना, वरना लोग चिल्लाते रहेंगे ये टेक्निक है, वो टेक्निक है। प्रत्येक टेक्निक अगर नियम के अंतर्गत आप नहीं है तो वो फॉल्ट हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा उससे आपकी परीक्षा में। तो पहले मूल रूप से चीज को पढ़ा जाए, समझा जाए, उसके बाद उस पर टेक्निक हम कह रहे हैं आप खुद बना लेंगे। आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किस तरीके पर उसको समझ सकते हैं ये आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज बताते चलते हैं। यहाँ एक य है और यहाँ का य ना के आ के साथ है। एक य माना कि अगर कह दे तो सिंगल है और यहाँ का य आ के साथ टच कर रहा है। ना में आ है तो आ के साथ है। तो अगर सिंगल य किसी में दिखाई दे ना तो उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए। अगर अकेला य दिखाई दे तो उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए। जैसे देख लीजिए, न में नयन में य अकेले है, उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर देते हैं। ने य हट गया, य में अ था, उसको आगे लिख देंगे ने धन अन। अब आप फार्मूला लगा लीजिए यहां वाला, कोई कुछ नहीं करना आपको। हमने कहा ना कि जब यह सिंगल दिखाई दे तो उसका संधि विच्छेद किसके साथ? ए के साथ कर दीजिए। और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ना में आ है तो आ के साथ यह दिख रहा है। ना में आ है और आ के साथ जब यह दिखे तो उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए। उसका संधि विच्छेद किसके साथ हो गया? ए के साथ हुआ। और जब ए के साथ हो गया तो इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा, एकदम सटीक होगा। ये आपकी टेक्निक वही काम करती है जब आप पढ़ लिख करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। खाली टेक्निकल चीज खोजेंगे तो फिर टेक्निक तक ही सीमित रह जाएंगे, न तो ज्ञान होगा, न तो इस क्रिया को समझ पाएंगे। पता चला पेपर तनी मनी घुमा दिया तो फंस जाएंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो जो काम हमने यहां किया है ए की, अब आप यहां देख सकते हैं ए की बात हो गई है, बचा है क्या? ओ और औ बचा है। तो आगे बात हम ओ और औ की करेंगे। और मामला किस पर है? केवल 2 वर्ण है, य और व। याद रखिएगा, हिंदी में वर्णमाला में य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल व है, अकेले व है, तो इसका संधि विच्छेद ओ के साथ कर देंगे। इसका संधि विच्छेद किसके साथ कर देंगे? ओ के साथ। तो जब ओ के साथ करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो हो जाएगा पो धन अन। और यहां पर देख लीजिए आ के साथ हुआ है, जैसे यहां आ के साथ यह था तो ए के साथ संधि विच्छेद किए थे, ए से शुरुआत हुई थी। तो अब यहां से की शुरुआत
व से हो गई और ओ से हो रही है, तो यहाँ का जब आ के साथ व दिखेगा तो इसका संधि विच्छेद हम औ के साथ कर देंगे, तो पौधन अक होगा। और बाकी ये फार्मूला आप लगा लीजिए कि नेम का ए और अन का अ, तो कहा था ए के बाद जब अ आएगा तो ए के जगह पे अय हो जाएगा, तो ए के जगह पे आपको क्या हो गया, अय हो गया। तो 9 में से ए निकाल दिए हैं, बच गया 9, और 9 अकेले नहीं बचा, हलंत के साथ बचा है। हलंत का मतलब क्या हो गया, 9 आधा हो गया, ठीक। अब क्या बचा आपके पास, आंसर क्या मिला है, अय मिला है, और किसको मान के मिला है, अ को मान के मिला है, और आपके पास शेष क्या है, केवल 9 है। गौर करिएगा इस चीज को, अभी हम आपको बता रहे हैं, यण संधि में आपको हम इस पे चर्चा किए थे, ठीक है। तो उस चीज को आपको पुनः हम एक बार और चर्चा करेंगे। 9 भी हलंत है, यह भी हलंत है, लेकिन दोनों के आगे स्वर है, तो 9 में अ मिला देंगे, 9 पूरा हो जाएगा। 9 में क्या मिला देंगे, अ मिला देंगे, तो 9 भी पूरा हो जाएगा। यह भी आधा है, उसमें भी अ मिला देंगे, यह भी पूरा हो जाएगा, और 9 आपके पास शेष है, नयन बन जाएगा। ले लीजिए, अयादी संधि में जान लीजिएगा, यदि य को संधि विच्छेद दिखाई दे तो य का संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए, आ के साथ य दिखाई दे तो उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए, व दिखाई दे, य और व की बात है केवल, व दिखाई दे तो व का संधि विच्छेद किसके साथ करेंगे, ओ के साथ करेंगे, व का संधि विच्छेद ओ के साथ कर देंगे, और आ के साथ जब व दिखाई देगा तो उसका संधि विच्छेद औ के साथ कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके पर अयादी संधि का पूरा प्रकरण आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आपके पास गुण संधि हो गई, अरे दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, अयादी संधि हो गई, पूरे संधि का प्रकरण आपके पास, एक स्वर संधि की टॉपिक पूरी की पूरी तरह से आपने देख लिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो कुछ करना नहीं है इसमें, आपको यह आए तो ए के साथ संधि विच्छेद, आ के साथ य आए तो ए के साथ संधि विच्छेद, व आए तो उ के साथ संधि विच्छेद, और औ आए तो उसका आ के साथ जब व आए तो उसका औ के साथ संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक है। यदि अन्य उदाहरण देखें आप, इसी के परिपक्ष में आपको अन्य उदाहरण बता दें, तो इसमें हो जाएगा नाविक, नायक बना ही लिए हैं, उसका स्त्रीलिंग बना लीजिएगा, नायिका, गायक बना लीजिएगा, गायक का बन जाएगा गायिका, ठीक है। श्रवण बना लीजिएगा, श्रवण संज्ञा में है, और श्रावण बना लीजिएगा, ये भी संज्ञा में है, और एक महीने का नाम भी है, तो श्रवण भी हो जाएगा, श्रावण भी हो जाएगा, ठीक है। शयन भी हो जाएगा, शयन, ठीक है। भवन बना सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके अन्य उदाहरण हैं। नाविक में नौधनिक, आ के साथ वह है, ये भी देखिएगा, संधि विच्छेद इक करना है, इक काहे करेंगे, क्योंकि व में अ था तो अक को अलग किए थे, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप प्रेजेंट आप माइंड दौड़ा देंगे, पकड़ में आ जाएगा निश्चित है, और भूलेगा तक नहीं, ये भी कंफर्म है। य के साथ संधि विच्छेद करेंगे, जब य का मामला होगा तो ए के साथ, आ के साथ य का संधि विच्छेद जब मिलेगा तो ए के साथ संधि विच्छेद कर लेंगे, व का संधि विच्छेद अगर हमको करना है तो ओ के साथ संधि विच्छेद करेंगे, और आ के साथ यदि वो दिखता है तो उसका संधि विच्छेद हम औ के साथ करेंगे। और याद रखिएगा कि इसमें जो स्वर है वो अपने आप अलग हो रहा है, य में अ है वो भी अलग हो गया, य में अ है वो भी अलग हो गया, व में अ है वो भी अलग हो गया, और यहाँ पर भी पावक में भी है, व में अ है वो भी अलग हो गया। उसी तरह से नाव में व में आ के साथ व है, लेकिन व में ई है तो ई अलग होगी, यानी कि नौधन इक होगा, ठीक। नायिका में ना नय
आ के साथ यह है तो ऐ के साथ संधि विच्छेद करेंगे तो नए धन इका हो जाएगा। गा में आ, गायक जैसे नायक बनाए हैं वैसे गायक बना लीजिएगा। गायिका बना लेंगे जैसे नायिका बनाए हैं। श्रवण बना लेंगे जिस प्रकार से पवन बनाए हैं, और श्रावण बना लेंगे जिस प्रकार से पावक बनाए हैं। भवन बना लेंगे जिस प्रकार से श्रवण बनाए हैं। ठीक है, इतनी टेक्निक आपके लिए अयादी संधि के लिए पर्याप्त भी होगी, और इतना समझ में यदि आ गया तो आजीवन आपसे कभी जाएगा नहीं दिमाग से, ये कंफर्म है। लेकिन पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि जब ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आता है तो ए को ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव आदेश होते हैं, और प्रत्येक य व हलंत होगा। ये दिमाग में रखिएगा, आप अवश्य रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना। आइए अब हम अगली संधि की तरफ चलते हैं, और वो होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी आपको बहुत नियम के तहत आपको एकदम बताएंगे, साधारण आसान तरीके पर, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, व्यंजन संधि कहते किसको है? व्यंजन में यदि व्यंजन शब्द में पूछ दिया जाए कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है, अच्छे लोग यहां पर नहीं आते हैं। अगर व्यंजन संधि में पूछ लिया जाए कि व्यंजन संधि में कौन सी संधि होती है, तो याद रखिएगा व्यंजन शब्द में व्यंजन संधि ही होती है। संधि विच्छेद कर दीजिएगा, वी उपसर्ग के साथ अंजन शब्द मिलेगा। और पता है अंजन का अर्थ क्या होता है? किसी को पता? सबको पता है, अंजन माने होता है काजल। ठीक है, लेकिन उपसर्ग के साथ जब उसका प्रयोग होता है तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, व्यंजन माने वर्ण। ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद यदि आप करना चाहेंगे ना तो हो जाएगा विधान अंजन। ठीक, अब ई अ मिलेगा, तो ई के बाद जब अ मिलेगा तो क्या होगा? यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब जो आप यहां देखेंगे, कहा कि जब किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ समावेश हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। ये व्यंजन संधि के परिभाषा में कि जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ समावेश हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक है, जैसे आपको पॉपुलर शब्द बताएंगे, जगन्नाथ, संधि विच्छेद कर दीजिएगा, जगत धन नाथ होगा। एक शब्द और आपको दे देते हैं, जगदीश, संधि विच्छेद करेंगे, जगत धन इस हो जाएगा। तब देख लीजिएगा यहां व्यंजन के बाद व्यंजन आया है। ठीक है, यहां व्यंजन के बाद क्या आया है? व्यंजन आया है। ठीक है, और यहां व्यंजन के बाद स्वर आया। एक जगह व्यंजन के बाद व्यंजन आया है, एक जगह व्यंजन के बाद स्वर आया है। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ जब समावेश होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब जैसे जिस प्रकार से आपने वहां पढ़ा था ना स्वर संधि में, कि स्वर संधि में इतने प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, उस तरह से यहाँ आप पढ़ेंगे, लेकिन वो मेथड संस्कृत का होगा। संस्कृत में व्यंजन संधि में भी संधियों के नाम हुआ करते हैं, लेकिन हिंदी जब प्रकरण में आएंगे तो वो नाम नहीं मिलते हैं। तो उसको क्या किया हिंदी के व्याकरणियों ने, विद्वानों ने, कि उसको नियम के तहत बना दिया। नियम नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे नियम व्यंजन संधि में खड़ा कर दिए। तो हम आपको उसी नियम के अंतर्गत में 2-3 नियम मात्र आपको बताएंगे जो परीक्षा के अंतर्गत आपके लिए हैं। सभी नियम नहीं, बहुत सारे नियम, ऐसा थोड़ी है
लेकिन 2-3 नियम जो आपकी परीक्षा के सीटेट के पेपर में प्रश्न कर लेता है कभी कभी संधि के मामले में व्यंजन से, वो चीजें आपको बस बताएंगे और उसी को आप गौर करेंगे। और थोड़ा है और थोड़े की तमन्ना है, थोड़ा आप पढ़े हैं, थोड़ा है का मतलब क्या, थोड़ा आप पढ़े हैं और थोड़ी की तमन्ना क्या है, थोड़ी सी आपको हम बता देते हैं। आज जब वो चीजें बता देंगे सीटेट क्लियर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे तो संबंधी नियम, ठीक है। ये जानिएगा कि व्याकरण शास्त्रियों ने इसे बहुत बाद में रखा है, मतलब बीच में रखा है तो संबंधी नियम को, उसके पहले अन्य भी चीजें दिया है, लेकिन तो संबंधी नियम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तो संबंधी जो नियम है वो मतलब बहुत सारे नियमों के अंतर्गत एक ही पॉइंट पे आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब आपको वही शुरुआत करते हैं तो संबंधी नियम में कि यदि त वर्ण के बाद, यदि त वर्ण के बाद च छ आए च छ आए तो त को च होता है। बस इतना ही जानिएगा। वर्ण के 1 2 3 4 के बाद वर्ण का 3 4 5 आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, छोड़ दीजिए इसको। यहां बस जानिएगा कि त वर्ण के बाद च छ आए तो त को च हो जाएगा। और त के बाद ज और झ आए तो त को ज हो जाता है, त को ज हो जाता है। और ज तथा त के बाद तथा त के बाद ट ह आए तो त को ट एवं ड ढ आए तो त को ड होता है, त को ड। और ल आए तो त को ल होता है। कई उदाहरण आपको मात्र इतने पे ही सॉल्व हो जाएंगे। त के बाद क्या आएगा तो क्या होगा, बस इतना ही जानना है आपको। त के बाद क्या आएगा तो क्या होगा, बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है ना। इसको चीज को बस ध्यान रखेंगे आप, बहुत सारा उदाहरण आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमने आपको जो दिया है, कहा तो के बाद च छ आए तो को च होता है, उसमें उदाहरण ले लीजिएगा। सचित, संधिविच्छेद कर दीजिएगा, संधिविच्छेद करेंगे सत धन चित, देख लीजिए तो के बाद च आया तो को भी च हो गया, 2 12 वाला च, 2 को च हो गया ना, तो के बाद च आया तो को च हो गया। उसी तरह से सज्जन,
संधि विच्छेद करिए, सत धन जन, सत धन जन, त के बाद जो आया तो को जो, कहा था ना तो के बाद जो आएगा तो को जो हो जाएगा, तो को जो हो गया, सज्जन हो गया। अब कहा तट्टिका, संधि विच्छेद करिए, तत धन टीका, तो के बाद ट आया है तो को ट कर दिए, तो के बाद ट आया तो को ट कर दिए। और उसके बाद एक बनाइएगा उड्डयन, उड्डयन जब आप बनाएंगे तो संधि विच्छेद करिएगा, उत धन डयन होगा। तो त के बाद ड आया था, कहा था ना त के बाद ड या ढ आए तो को ड हो जाता है, तो यहाँ त को ड हो गया, तो उड्डयन बन गया। ठीक है, उसके बाद कहा था कि त के बाद ल आएगा तो शब्द ले लीजिए, उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद करिए, उत धन लेख, तो के बाद ल आया तो को ल हो गया। का दिक्कत? सज्जन जहां आपको बताए हैं वहां पर उज्जवल भी बन जाएगा, उत धन ज्वल, त के बाद जो आएगा तो को जो हो जाएगा। तो बस इतना ही दिमाग में याद रखें, त के बाद च छ आए तो त को च, ज झ आए तो त को ज, त के बाद ट ठ आए तो त को ट, ड ढ आए तो त को ड, त के बाद ल आए तो त को ल। बात खत्म, पूरी की पूरी संधि प्रक्रिया आपके पास है तब नियम की। अब उसमें 1 2 3 4 5 कई प्रकार से पढ़े जाते हैं, बहुत सारे शब्दावलियां भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही सज्जन हुआ, उड्डयन हुआ, तट्टिका हुआ, सच्चित हुआ, ठीक है, यही उदाहरण आपके परीक्षा के हैं, पेपर के हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको, नियम में आपको नियम के अंतर्गत पढ़ा देते हैं। तो संबंधी नियम किए हैं वहां पे, वहां नियम नंबर 1 के तौर पे पढ़ लीजिएगा कि कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद मृदु व्यंजन आए, मृदु व्यंजन आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ठीक है, अब मृदु व्यंजन क्या होते हैं भाई, मृदु व्यंजन और कठोर व्यंजन बहुत लोग पढ़े हैं, प्राचीन में पढ़ाया जाता था मृदु व्यंजन कठोर व्यंजन। अब उसका नाम एक अलग दे दिया गया है, सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन। कठोर व्यंजन अघोष होते हैं और सघोष व्यंजन मृदु होते हैं। तो सघोष व्यंजन के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके साथ स्वर वर्ण, उसके साथ आगत स्वर, उसके साथ आगत व्यंजन, ये सभी के सभी आते हैं। तो मृदु व्यंजन के अंतर्गत भी यही आएंगे, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके साथ स्वर सारे, उसके बाद आगत स्वर, आगत व्यंजन। ठीक है, वो क्या होते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे है, आगत व्यंजन के साथ, वो पॉइंट कौन सा है पता है, कौन सा है, चलिए बताते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ में बताइए कौन कौन से वर्ण आते हैं। अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन हो, य, र, ल। ठीक है, और इसको एक और डिफाइन करते हैं,
ठीक है, य र ल और व के साथ। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद जो है इसमें से आप देख लीजिएगा, उदाहरण आपको यहाँ बता देते हैं। उदाहरण कौन कौन से आएंगे, उदाहरण में देखिए दिग्विजय, ठीक है, दिग्विजय का संधि विच्छेद कर लीजिए, दिग्विजय, ठीक है। उसके बाद वागीश, जगदीश, दिगंबर, दिग्विजय का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, दिक धन विजय, ठीक है। वागीश का करेंगे आप वाक धन इस, जगदीश का करेंगे जगत धन इस, और दिगंबर का करेंगे तब दिक धन अंबर। ये आपके सटीक हो गए, ठीक है, दिक धन अंबर तक। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाते चलते हैं कि क के बाद कहा था वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद मृदु व्यंजन आने हैं। तो मृदु व्यंजन में आपका वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा पढ़ा, स्वर पढ़ा, आगत आगत स्वर पढ़ा, नया स्वर बढ़ा लीजिएगा आप लोग भी, आगत स्वर पढ़ा, आगत व्यंजन हुआ, आगत व्यंजन में ज और फ पढ़ा जाता है तो केवल ज आएगा, तीसरे स्थान पे है, फ जो है वहां पे आता है, अघोष में आता है, कठोर व्यंजन में आता है, ठीक है। तो अंतस्थ में य र ल व आया, तो देखिएगा वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद व आया है, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या आया है, व आया है, ठीक। तो यहाँ पे क पे कहा, क्या कहा था कि मृदु व्यंजन आए तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, जिस वर्ग का पहला अक्षर है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। तो क वर्ग का पहला अक्षर ये है और उसी के जगह पे तीसरा वर्ण हो जाएगा क ख ग, हलंत है, ये भी हलंत, दिग्विजय बन गया। वागीश भी उसी तरह से बन जाएगा, क के जगह पे ग हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। जगदीश भी वही बन जाएगा, तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। त के जगह पे स्वर आया है, त के बाद जगह पे नहीं, त के बाद स्वर आया है, तो स्वर आने पर क्या कर लेंगे, उसको हम त के जगह पे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, जगदीश बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा, ठीक है। ये एक नियम हुआ, आपको एक नियम और यहां बताते चलते हैं, ठीक है। होता है यदि नियम नंबर 2 बना लीजिएगा यहाँ पे, चलिए इसी से आपको बता देते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में आपका आएगा यदि म वर्ण के बाद म को छोड़कर कोई व्यंजन आए तो म के स्थान पर, तो म के स्थान पर अनुस्वार होता है, म के स्थान पर अनुस्वार होता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिएगा, संवहन, संधि विच्छेद कर लीजिए, समधन वहन,
संविधान, समधन, विधान, संयोग, समधन, योग, संसार, समधन, सार। ये जो है आपके उसमें आते हैं कि यदि म वर्ण के बाद म को छोड़ करके अगर कोई भी वर्ण आ जाता है, कोई भी व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी 4 वर्ग के 5वें अक्षर जो है वो भी, और य व र ल में से कोई वर्ण आ जाता है तो म को अनुस्वार कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृत में जाएंगे तो वाणी के व्याकरण में पूरी सूत्र प्रक्रिया इसकी अनुस्वार है। ठीक है, तो वो उस पर बहुत सारे प्रकरण आते हैं। अब इसमें एक आपको नोट हम आपको बता देते हैं। कहा ना यहाँ किसके बाद कि म वर्ण के बाद म को छोड़ करके, म को क्यों छोड़ा, म भी तो व्यंजन है, लेकिन यहाँ कायदा बदल जाता है, नियम बदल जाते हैं, कानून बदल जाता है कि यदि म के बाद कोई वर्ण आता है तो म को तो अनुस्वार कर लेते हैं, म के बाद म आएगा तो क्या करेंगे, उस चीज को यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि म के बाद म वर्ण आए तो म को अनुस्वार नहीं होता है। तो म को अनुस्वार नहीं होता है, तो जब नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो जब मां को अनुस्वार नहीं होगा तो मां को यथावत रख देंगे, उसी तरह छोड़ देंगे, मां पे आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, फिर मां जैसे है वैसे प्रयोग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, सम्मेलन शब्द है, क्या शब्द है, सम्मेलन, संविक्षित करिए, समधन क्या होगा, मेलन होगा। तो मां के बाद म आया है, मां के बाद म दिखाई दे रहा है, म के बाद जब म आया तो कहा म को अनुस्वार नहीं करेंगे, तो म को अनुस्वार नहीं करेंगे तो यथावत रहेंगे, उसके जगह पे कोई अन्य बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो म को हलंत के रूप में जैसे यहां लिखे हैं आदि के रूप में वैसे लिख लिया जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पे सम शब्द के साथ, सम उपसर्ग के साथ अन्य जो भी आएंगे तो सम्मेलन, सम्मिलित। ठीक है, आपसे व्यंजन संधि के प्रकरण में हमने 3-4 नियम आपको केवल त संबंधी के नियम में बता दिए। यहाँ तो नियम 1-2 आपको हम फार्मूले के तहत बस एक प्रकरण रखने के लिए हमने वो बना दिया, नियम नंबर 1-2, और 3-4 नियम तो आपको हमने त संबंधी नियम में ही बता दिया था। ठीक है, तो व्यंजन संधि का प्रकरण इसके है बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पढ़ के बोझा ना बनाओ, उतना ही पढ़ो जितना ही आपके काम की चीज हो। ठीक है, इतने में से ही आपसे प्रश्न आ जाएगा, और अधिकतम यदि आपसे प्रश्न रखे जाएंगे संधि में तो विशेष करके कोशिश करिएगा, उज्ज्वल ले लीजिएगा, ठीक है, और सचित ले लीजिएगा। ये जो पॉइंट 2-3 है, उड्डयन है, ये आपसे सबसे अधिकतम शब्द में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसी प्रकरण में अगली चर्चा विसर्ग संधि की होगी। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या है, कहता है यदि विसर्ग के बाद, क्या है, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन
आए तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को देखेंगे कि उदाहरण में देख लीजिएगा, यहीं पे आपको उदाहरण भी दे देते हैं। निसंदेह या निसंदेह, संधि विच्छेद स्पष्ट रूप से होगा। निधन संदेह निर्दय, संधि विच्छेद कर लीजिए। निधन दय। ठीक है, विसर्ग संधि में आपके मिलेंगे। विसर्ग संधि में भी जिस प्रकार से व्यंजन संधि का मामला है उसी तरह से विसर्ग संधि का भी मामला है। और मामला क्या है कि जिस तरह से हम वहां पे उसको नियम 1 2 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी नियम 1 2 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको भी जब संस्कृत में लेके जाएंगे ना तो संस्कृत में वहां संधियों के नाम है। सत्व संधि है, उत्व संधि है, ऋत्व संधि है। ठीक है, अन्य प्रकार की बहुत सारी संधियां हैं और उसके साथ सूत्र भी लगे हुए हैं, तो वो संस्कृत के प्रकरण में आएगा। यहाँ पे नियम के अंतर्गत ही हम मात्र देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद, नियम नंबर 1 बना लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। यदि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन से बेहतर होगा आप स्पष्ट रूप से लिखें। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो तीसरा चौथा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर र होता है। विसर्ग के स्थान पर र होता है। उदाहरण देख लीजिएगा। निर्भय संधि विच्छेद होगा। निधन भय निर्द्वंद्व संधि विच्छेद करेंगे। निधन द्वंद्व। तो अब देख लीजिएगा, यहां कहा था विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए। ठीक है, तो वहां पे विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है।
ठीक है। तो विसर्ग के बाद यहाँ विसर्ग ले लीजिए, विसर्ग के बाद भ आया है, वर्ग का चौथा अक्षर है, प वर्ग का चौथा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पे र होगा, और र होगा तो याद रखिएगा कि र हलंत है। क्यों हलंत होगा, रीजन है, र व्यंजन है, वो तो वैसे ही याद होते हैं। पहला नंबर पॉइंट ये कहा। दूसरा पॉइंट इसका ये बनता है कि क्यों आधा ही होगा, तो विसर्ग का मान आधा है, ठीक है, और विसर्ग का मान आधा होने के कारण जो है र जब भी होगा आधा ही होगा, ठीक है। इसी में एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट के तौर पे दे देते हैं कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पर र हो और सामने कोई स्वर वर्ण हो तो र पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, यहां आपको संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा जो हिंदी में कभी कभार प्रश्न आपके लिए कर देता है, उदाहरण के तौर पे वो लिख दे रहे हैं, ठीक है, और वो है कबीर अयम शब्द। आपको संस्कृत में हम बताए भी थे कि हिंदी में बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत से मिलेंगे, ठीक ना। कबीर अयम शब्द विकसित कर लीजिएगा, तो कवि ही धन अयम होगा, विसर्ग को जो है स्वर आगे मिला है तो विसर्ग को र होगा, अब विसर्ग को र होकर के अ पूरा करेगा तो कबीर अयम शब्द बन जाएगा। ये संस्कृत के रूल में था, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे उस चीज को देख लीजिएगा, अगले पेज के पॉइंट पे आपको रखते हैं कि नियम नंबर 2 बना लीजिए, इसको आपके लिए आसानी रहेगी। और नियम नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण अंतस्थ व्यंजन या स्वर आए तथा विसर्ग के पूर्व अ हो, नियम समझने वाली बात है, अभी आपको हम बता भी रहे हैं। यहाँ पे विसर्ग के पूर्व अ हो तो विसर्ग को ओ होता है। उदाहरण में रख लीजिएगा, मनोरथ, मनोयोग, इसके साथ इसका संधि विकसित कर दीजिए, हो जाएगा मनः धन रथ और मनः धन योग, ठीक है।
इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अन्य शब्द भी बना सकते हैं, जैसे अधोगति, सतोगुण, तमोगुण। तो इसके भी आप संधि विच्छेद विस्तृत तरीके में कर सकते हैं। अधधन गति, सतह धन गुण और तमह धन गुण। ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हम आपको समझाना क्या चाहते थे कि वर्ग का 3 4 5 इसके पहले वाले नियम में भी आपने पढ़ा है। वर्ग का 3 4 5 इसके पहले वाले नियम में भी पढ़ा है, यहां भी पढ़ रहे हैं वर्ग का 3 4 5। अंतर क्या है? एक माइनर छोटा सा अंतर है जो आपको यहीं बस समझना है। एक शब्द था, यहां देख लीजिएगा, समझाते हुए देख लीजिए, निर्दय शब्द था। निर्दय में आपने संधि विच्छेद किया था, निह धन दय। अब आप देख लीजिए, इसी पर आपको समझना है बस। ठीक है। यहां भी वर्ग का तीसरा अक्षर है, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आया है। और यहां भी आपने अधोगति किया है, विसर्ग के बाद यहां भी तीसरा अक्षर आपका है। तो तीसरा अक्षर यहां भी, तीसरा अक्षर यहां भी। अंतर क्या है? क्यों वहां पे विसर्ग को ओ हो जा रहा है और वहां विसर्ग को र हो जा रहा है? तो अंतर बस देख लीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। यहां कहता है कि विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर आया होता है, वहां अ या आ को नहीं। इसलिए इस नियम में क्या कहा? विसर्ग के बाद, विसर्ग के पूर्व क्या आना चाहिए? विसर्ग के पूर्व अ हो। यदि कोई अन्य स्वर रहता है तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा 3 4 5 आने पर। लेकिन यदि विसर्ग के पूर्व अ है और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग को क्या होगा? ओ होगा। याद रखिएगा, इसको संस्कृत में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, बेहतर किया जाता है। क्या कि विसर्ग के पूर्व अ हो, अब विसर्ग के बाद वर्ग का 3 4 5 हो तो अ को उ होता है, हसी च से उत्व हो करके अतो रो रूपलाद अपलुते सूत्र से। ठीक है। तो उसके बाद उसको गुण कर देते हैं, तो उ को गुण उ हो जाता है। तो पहले से आपको पता है गुण संधि में ही। ठीक है। तो फिर गुण होने लगेगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है। और आपसे नियम कायदा कानून तो वहां मांगेगा नहीं, इसलिए आप एक पॉइंट समझने वाली पॉइंट बस पकड़िए, समझने वाली बस पॉइंट जानिए कि यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर आया हो और विसर्ग के बाद 3 4 5 हो तो विसर्ग के स्थान पर र होगा, और विसर्ग के पूर्व केवल अ हो और उसके बाद वर्ग का 3 4 5 हो, अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा। इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न, सबसे अत्यधिक आपसे प्रश्न निर्दय का पूछा गया है। ठीक है। और दुरुपयोग का पूछा गया है। तो आपको हम बता ही दिए थे वहां पर उसके पहले वाले में, निर्दय का और दुरुपयोग का। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मजबूत रखनी है। विसर्ग संधि में बहुत ज्यादा इससे आपसे प्रश्न नहीं आएगा, ये भी दिमाग में रखेंगे। बहुत ज्यादा आपको पोथा नहीं पढ़ना है, पढ़िएगा भी मत इस तरीके पर, बोझ बन जाए वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बेफिक्र होकर के। और आपको हम बता दें, इतने में से ही जितना आपके पास है उतने में से ही आपसे प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद एक अपवाद के तौर पे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा जाता है, इसी के अपवाद में आपको बता देते हैं। जैसे पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, 3 4 5 आया है ना, मनोकामना। मनोकामना अपवाद है इसका। ठीक है। अपवाद में इसको लिख लीजिएगा मनोकामना, संधि विच्छेद कर लीजिएगा, मनः धन कामना हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, मनः धन जब कामना करेंगे तो विसर्ग के बाद को आया है, को वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक। फिर भी वो हो रहा है, जबकि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अक्षर आए तो विसर्ग को स होता है, वो भी दंत स होता है। ठीक है ना। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि ये अपवाद का शब्द है। ठीक है। इसी के साथ संधि का प्रकरण समाप्त करते हैं यहां पर। अगले वीडियो में हम आपको समास के टॉपिक से चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः आदित्य।